इवान ट्राइस एन ओ लेवल, जिसे लिखने वाले कॉलिन डेक्स्टर हैं। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ओ लेवल एक एग्जामिनेशन होता है और उससे इवान नाम का एक प्रिजनर, एक कैदी देता है। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि क्या क्रिमिनल्स को जो जेल में रहते हैं उन्हें एजुकेशन देने का मौका मिलना चाहिए। वही कहानी में हम आज जानेंगे। अगर हम कॉलिन डेक्स्टर के बारे में बात करें तो वह क्राइम राइटर है। उनकी जितनी भी कहानियां हैं सारे के सारे क्राइम से रिलेटेड रहते हैं। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स है। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवान अ प्रिजनर जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, मिस्टर जैक्सन ए प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर स्टीफन्स अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर रेवरेंड एस मैकलेरी एन इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर उसे बोलते हैं जो किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए आता है, मिस्टर कार्टर जो कि एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, मतलब वह एक डिटेक्टिव है, और मिस्टर बेल जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं वह इस बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जेम्स इवान जो हमारा ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन देने वाला है वह जेल से भागना। कहानी की शुरुआत मार्च महीने से होती है जब द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल आता है गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, जो अपने ही जेल में रह रहे एक कैंडिडेट इवान को एग्जामिनेशन दिलवाना चाहते हैं। वह ये बात भी बताते हैं कि पिछले ही सितंबर से इवान ने ओ लेवल जर्मन की क्लासेस शुरू कर दी है और पूरे के पूरे क्लास में वह इकलौता है जो जर्मनी की क्लास ले रहा है। अब उसके बाद जो सेक्रेटरी होते हैं वह रूटीन पूछते हैं और कुछ कुछ इंक्वायरी भी करते हैं और सारी की सारी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली है उन्हें भेजा जाएगा। वह दूसरी ओर अगर इवान के बारे में बात करते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है और जिस जगह पे इवान को रखा गया था वही उसका एग्जामिनेशन रूम बन जाता है। अब एक पार्सन आते हैं सेंट मैरी मैक से, जो एक तरीके का इन्विजिलेटर बन के आते हैं। और गवर्नर ने सेक्रेटरी से एक बात छिपाई थी कि इवान का नाम है इवांस द ब्रेकर, क्योंकि वह अब तक जेल से 3 बार भाग चुका था और वह ऑक्सफोर्ड के प्रिजन से भी भाग जाता अगर वहाँ की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट नहीं होती नॉर्थ की तरफ। द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन इवान की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं कि कहीं वह दोबारा से वह भाग ना जाए। और अब एग्ज़ाम का समय आ चुका था, तो एग्ज़ाम से मतलब मंडे 7 जून को एग्ज़ामिनेशन के दिन इवान के जो जर्मन टीचर है वह इवान से 8:30 बजे के आसपास उससे हाथ मिलाते हैं और उसे गुड लक विश करते हैं। और जब वे लोग विश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हैवी गार्डेड ब्लॉक होता है जहाँ पे वह डी विंग में मिले होते हैं। तो जगह होगा डी विंग जहाँ पे इवान और उसके जर्मन टीचर मिलते हैं। अब 8:30 बज चुका है। अब उसके अगले दिन मतलब ट्यूसडे 8 जून को इवान से 2 लोग मिलने आते हैं। मिस्टर जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर है डी विंग के, और मिस्टर स्टीफन्स जिसे
मिस्टर जैक्सन के द्वारा रिक्रूट किया गया है और वह हमेशा इवान का मजाक बनाते कि इवान आइंस्टाइन है। इवान का चेहरे में दाढ़ी था, उसने अभी तक शेव नहीं किया था, तो वह मिस्टर जैक्सन से बोलता कि वह उसे इवान को शेव करने के लिए दिया जाए। तो जैक्सन स्टीफन को इस बारे में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस बात का ध्यान रखे कि जब इवान दाढ़ी बना ले तो उससे रेजर वापस ले लिया जाए। वही दूसरी ओर मिस्टर जैक्सन इवान से बोलते हैं कि तुम्हारे पास आधे घंटे है, आधे घंटे में तुम तैयार हो जाओ। साथ ही साथ वह इवान को बोलते कि यह जो पुराना गंदा सा हैट तुमने पहना है इसे तुम फेंक दो। जिस पे इवान बोलता है कि यह मेरे गुड लक है, यह मेरी लाइफ में एक गुड लक की तरह आया है, तो मैं एग्ज़ाम के दौरान भी इसे पहने रहना चाहूँगा। अब समय 15 मिनट बाद 8:45 पे पहुँचता है, जब रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी अपने बैचलर फ्लैट से निकलते हैं। वह एक चौड़ी सड़क की तरफ जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? कारफैक्स। और उस दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा कम था, मतलब ठंडी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक लंबा सा काला ओवरकोट पहन लिया है और हैट पहना है, जिससे वह ठंडी हवाओं से बच सके। उनके राइट हैंड में एक छोटा सा ब्राउन सूटकेस था, जिसमें मॉर्निंग ड्यूटी में दी जाने वाली सारी की सारी चीज़ें उनके पास थी। एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला था और वह 9:15 में शुरू होता। 2 स्क्वायर टेबल एक दूसरे के अपोजिट में रखे गए थे। वहीं पे 2 हार्ड चेयर भी थे टेबल के पास। जैक्सन ने इवान को बोला कि गवर्नर खुद तुम्हारी बात को सुनने वाले हैं, और जैक्सन उसकी तरफ एक चील की तरह नज़र गड़ाए रखेगा। उसने इवान से ये भी बोला कि अपनी नाक को साफ कर लो, जिस पे इवान अपना सिर हिलाता है। उसके पास ऑलरेडी 2 हैंकरचीफ रखे हुए थे, इससे पहले कि वह सेल से बाहर निकलता, और जैक्सन इवान को गुड लक बोलता है। अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है। जो प्रिजन का जो मेन गेट था, वहाँ पे जगह थोड़ी छोटी थी और रेवरेंड एस मैकलेरी ने अपना नाम विजिटर बुक में साइन किया था, और वह साइड बाय साइड चलते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? तो डी विंग में। तभी तक डी विंग में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। उसे वहाँ पे जैक्सन मिलता है, जो उनसे गुड मॉर्निंग करता है, और फिर उसके बाद विंग का जो सबसे बाहरी दरवाज़ा था वह खुला हुआ था। तो अब दरवाजे को जब खोल दिया गया तो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर जैसे वे लोग अंदर घुसते दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। अब मैकलेरी को स्टीफन के द्वारा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे जैक्सन बोलता है कि क्या उसके पास रेज़र है, जिस पर जैक्सन से हिलाता है। अब मैकलेरी स्टीफन का पीछा करते हुए इवान के सेल तक पहुँच जाते हैं। स्टीफन ने गेट को खोला और पाया कि इवान जर्मनी की जो ग्रामर बुक है उसे पढ़ रहा था। फिर स्टीफन अपनी तरफ से चाबी लगाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अभी समय हो रहा था 9:10। गवर्नर ने जैक्सन को इंस्ट्रक्ट किया, उसे जानकारी दी कि इवान को बोले कि उसे
क्या क्या सावधानी बरतनी है। और यहाँ पे गवर्नर सोच रहा था कि कहीं इवान मैकलेरी का फ़ायदा न उठाए वहाँ से भागने के लिए। इवान के पास किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं थी जिसे वह हथियार बना सकता था, लेकिन मैकलेरी का क्या किया जाए। हो सकता है उनके पास जैक नाइफ हो और इवान मैकलेरी का इस्तेमाल करते हुए वह जेल से भाग जाए। तो गवर्नर ने जैक्सन को फ़ोन किया, जिसके तुरंत बाद उसने मैकलेरी के कपड़े को खींचा और फिर उनके बाद उन्होंने मैकलेरी को अच्छी तरह से उनकी तलाशी ली, उनका सूटकेस की तलाशी ली। और वह थोड़ा अचंभे में हो गया था जब उसे एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग मिली, जिस पे मैकलेरी बोलते हैं कि उन्हें हेमोरॉइड है और जब वह लंबे समय तक बैठते हैं तो उन्हें हेमोरॉइड हो जाता है। तो हेमोरॉइड एक ऐसी तरीके की बीमारी होती है जिसमें अगर व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक बैठ जाए तो उसके शरीर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैक्सन को एक पेपर नाइफ मिलती है सूटकेस के सबसे नीचे। वह उसे बहुत ही आसानी से प्यार से निकालता है और वहाँ से चला जाता है। अब एग्ज़ाम शुरू हुआ था 9:15 में, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका था। अब 9:20 हो गया तो उसे एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा, तो अब तक 9:20 हो चुका था। फिर उसके बाद इवान बोलता है कि स्टीफन के प्रेजेंस के कारण मुझे कंसंट्रेशन होने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो गवर्नर जैक्सन को ऑर्डर देता है कि स्टीफन को सेल से बाहर ले जाए। और अब एग्ज़ाम 9:25 पे शुरू हो चुका था। तो एग्ज़ाम शुरू हुआ था 9:15 में, लेकिन शुरू हुआ 9:25 में। चारों ओर सन्नाटा था और अब समय हो रहा है 9:40। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन बोर्ड बजता है। तभी एक असिस्टेंट सेक्रेटरी गवर्नर को एक जानकारी देता है कि एक करेक्शन स्लिप था और वह करेक्शन स्लिप एग्ज़ामिनेशन के पैकेज में डालना भूल गया। तो अब क्या होता, गवर्नर उसे मिस्टर जैक्सन के द्वारा डी विंग भेज देता है। वह दूसरी ओर वह इस बात को रीचेक करता है कि जो कॉल आया है कहीं वह फेक तो नहीं है। तो उसने उस नंबर को डायल किया जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का नंबर था, लेकिन उसे कुछ खास सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसके 2 मिनट बाद गवर्नर को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। मैकलेरी कुछ बातें बता रहा था, कुछ सुधार कर रहा था। अब गवर्नर ने जर्मनी लैंग्वेज को 6th फॉर्म में डाल दिया था। तब उसे सारी की सारी बातें याद आती है, एडजेक्टिव की एग्रीमेंट्स की कि एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तभी उसके पास मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक फ़ोन आता है और उन्हें एक प्रिजन वैन की ज़रूरत थी और प्रिजन ऑफिसर्स की भी डिमांड हुई थी एक केस के लिए। तो शुरुआत की 15 मिनट तक तो स्टीफन अच्छे तरीके से काम कर रहा था। बीच बीच में वह देख रहा था कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है या नहीं। हर 2 मिनट में वैसा काम कर रहा था। और अब बज चुके थे 10:45। सब कुछ सही लग रहा था। वही दूसरी ओर इवान पेन को लेकर के अपने होठों के बीच बैठा हुआ था और दरवाजे की तरफ देख रहा था
कि कहीं से उसको किसी भी तरह का इंस्पिरेशन मिल जाए। और उसके बगल में मैक्लेरी बैठे हुए थे। और अब समय हो चुका है 10:50। तभी रिसीवर एक छोटा सा नैप लेता है और गवर्नर को अब तक यह रियलाइज हो चुका होता है कि वह इवान के बारे में तो भूल ही गया है। तो गवर्नर को यह रियलाइज होता है कि वह इवान के बारे में तो भूल ही गया है। वही दूसरी ओर इवान एक ब्लैंकेट मांग रहा था, उसे अपने चारों ओर ओढ़ना था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। वही दूसरी ओर मैक्लेरी इवान को बोलता है कि जल्दी करो, समय बीत रहा है। और इसी के साथ अब 10:51 हो चुके हैं। स्टीफन इस बात को देख करके थोड़ा हैरान हो गया था कि इवान के कंधे पे ग्रे कलर का एक ब्लैंकेट है। तो वह थोड़ा झुकता है और दोबारा इवान की तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है। और अब समय हो चुके हैं 11:20। दोबारा एक रिसीवर के पास कॉल आता है और वह दोबारा डिस्टर्ब हो जाता है कि एग्ज़ाम चल रहा है और गवर्नर के ऑफिस में पूरी तरीके से सन्नाटा है। कि गवर्नर के ऑफिस में सन्नाटा है और बार बार कॉल पे कॉल आ रहा है। वही दूसरी ओर मैक्लेरी इवान को बोल देता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट और है। अब एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गया था। वही दूसरी ओर गवर्नर के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। तो वह दोबारा फ़ोन कॉल के पास जाता है गवर्नर रिसीव करने के लिए फ़ोन, क्योंकि बार बार कॉल आ रहा था। तो रिसीवर हमेशा गवर्नर को बोल रहा कि फ़ोन आ रहा है। अब उसके जस्ट 2 मिनट बाद क्या होता है, जैक्सन स्टीफन की तरफ चिल्लाता है कॉरिडोर में और क्या बोलता है कि गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं। स्टीफन तुरंत फ़ोन उठाता है और उस पर जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनता है, क्योंकि स्टीफन को मैक्लेरी को अपने साथ ले करके मेन गेट के पास पहुंचना था। और उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इवान अपने सेल में ही रहे और वह मैक्लेरी को लेकर के बाहर निकले। अब 11:25 हो चुका था और अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। साथ ही साथ उसे दरवाज़ा अंतिम बार बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। स्टीफन मैक्लेरी के साथ मेन गेट तक पहुंचता है। उसके लंबे बड़े कोट से ऐसा दिखने में लग रहा था कि मैक्लेरी थोड़ा पतला हो चुका है। वही दूसरी ओर स्टीफन को इस बात का बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि गवर्नर ने जैक्सन को ना बोल करके उससे स्टीफन को वहाँ से ले जाने के लिए बोला है। और इसी तरीके से दिन का समय अच्छे से गुजरता है। स्टीफन वापस डी विंग में आता है और इवान के सेल की तरफ वो थोड़ा ध्यान से देखता है। तो वह क्या देखता है कि इवान के चेयर पे कोई पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। उसके समीप से कटे हुए बालों का कुछ गुच्छा लाल खून से सना हुआ था, जो उसकी काली छोटी दाढ़ी से टपक रहा था।
और अब वह खून क्लर्क के कॉलर से बहता हुआ सामने आता है तो स्टीफन जोर से जैक्सन को आवाज देता है और वह आवाज मैक्लेरी के कान तक पहुंच गई थी। तो मैक्लेरी ने क्या किया, अपने रुमाल को उठाया और अपने कटे हुए गर्दन पे वह रख चुका था। तो यहाँ पे अभी तक हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैक्लेरी के जगह पे इवान बाहर निकल चुका है और इवान के जगह पे कौन है अभी, मैक्लेरी। तो अब यहाँ पे जो मैक्लेरी है उसे कानों से खून निकल रही थी और वह सिसक रहा था, वह बोलने की कुछ कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली और धीरे धीरे करके वह चुप हो गया। उसी समय पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। मैक्लेरी अपने आप को उठाने की कोशिश करता है और उसे जर्मन का क्वेश्चन पेपर अपने टेबल पे ही मिलता है। वह जैक्सन को बोलता है कि गवर्नर को बुला के लाए और उसे पता है कि इवान कहाँ भाग गया है। और थोड़ी ही देर बाद सायरन बजने लगता है और पूरा जेल के लोग एक्टिव हो जाते हैं। वही दूसरी ओर जैक्सन और स्टीफन मैक्लेरी को दोनों साइड से सपोर्ट कर रहे थे और उसे लेकर के वह गवर्नर के पास जाते हैं। वही दूसरी ओर मैक्लेरी गवर्नर का ध्यान जर्मन क्वेश्चन पेपर पे रखता है और उस जर्मन क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज में किसी तरह का फोटो कॉपी किया गया था, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में वो पूरी तरह से ब्लैंक था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो जर्मन टेक्स्ट था, जो जर्मन भाषा में किसी तरह का बात लिखा गया था, जो सबसे लास्ट में आया था, जिसे बोला गया था कि पेपर वह गलती से डालना भूल गया है, उसमें कुछ बात थी। और क्या बात थी, तो उसे प्लान था कि किस तरह के प्लान करना है। वही दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी आ जाती है जेल के दरवाजे के बाहर और उससे एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर बाहर निकलता है और वह गवर्नर से मिलता है। इससे पहले कि गवर्नर कुछ बात बता पाता, सिचुएशन को समझा पाता, मैक्लेरी ऑफिसर को बोलता है कि आप इस फील्ड वे में जाइए, वहाँ पे इवान है। तो जब गवर्नर उस जर्मन टेक्स्ट को पढ़ता है तो वहाँ लिखा होता फ्रॉम इल्सफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन रॉन्डबर्ट। तो इस वे से कहाँ जाना है, हेडिंगटन रॉन्डबर्ट जाना है। अब जब इतनी सारी बातें हो जाती है तो गवर्नर जैक्सन और स्टीफन दोनों पे गुस्सा होता है और वह बताता है कि किस तरीके से इवान एक नकली दाढ़ी लगा करके, चश्मे पहन करके वहाँ से भागने में सफल हुआ। उसके पास एक हथियार भी था जिसकी मदद से उसने मैक्लेरी के सिर पे वार किया और उसे बेहोश कर दिया। वही दूसरी ओर गवर्नर का ध्यान उसी जर्मन टेक्स्ट के लास्ट लाइन में था जिस पे जो वर्ड लिखा गया था निग्रोबेन, उससे उसे थोड़ी समस्या हो रही थी। अब वह निग्रोबेन था, ये न्यूबर्ग था, इस बात से उसे थोड़ी कठिनाई हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे। तो अब वह अपने ड्राइवर को बोलता है कि वह जैक्सन और स्टीफन को सेंट एल्डेटस पुलिस स्टेशन लेके चला जाए और चीफ इंस्पेक्टर बेल से वह बात करे। और उसके तुरंत ही बाद गवर्नर बेल को फ़ोन करता है और बेल प्रॉमिस करता है कि वह इस काम को बहुत ही ध्यान से करेगा। तो अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, गवर्नर अपनी सीट पे
बैठता है और सिगरेट जलाता है। अब वह सोचता है बहुत अच्छे तरीके से वह प्लान कर सकता है, उसका प्लान की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि इवान की यह लापरवाही थी कि उसने क्वेश्चन पेपर को पीछे ही छोड़ दिया, क्योंकि गवर्नर को इस बात की उम्मीद थी कि वह उस क्लू की मदद से इवान को जरूर पकड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सुपरिटेंडेंट कार्टर उनको इन्फॉर्म करता है कि मैकलेरी ने इवान को एल्सफील्ड वे जाते हुए देखा है, लेकिन आगे चल के उसका रास्ता वह गुम हो चुका था जब वह हैरिंगटन राउंडअबाउट की तरफ जाने लगा। ऐसा संभावना है कि इवान वापस शहर की तरफ आया हो, जिस पे गवर्नर बोलता है वह ज़रूर न्यूबरी जा रहा होगा। उसने कार्टर को बोला कि क्या वह किसी तरीके से मैकलेरी को हॉस्पिटल सही समय पे पहुंचा सकता है, क्योंकि मैकलेरी की भी हालत थोड़ी ख़राब है। तो कार्टर इस बात पे जवाब देता है कि अभी वह रेड क्लिफ की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद गवर्नर रेड क्लिफ के पास कॉल करता है और उस पार्सन मतलब मैकलेरी के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश करता है, जो कि एम्बुलेंस से एल्सफील्ड वे पहुंचा था। अब यहाँ पे गवर्नर को थोड़ा शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि जब उस पार्सन को मतलब जो मैकलेरी है उसको जब लाया जा रहा था एम्बुलेंस से, तो वह एम्बुलेंस से ही गायब हो चुका था। फिर वही 1 घंटे 15 मिनट बाद उसे मैकलेरी मिलता है, जो ब्रॉड स्ट्रीट के पास था। वह कह रहा था कि मैं सुबह 8 बजे से 8:15 से यही हूँ, जब यहाँ पे 2 लोग आए थे। तो यहाँ पे मैकलेरी 8:15 से था, तो एग्ज़ाम लेने कौन गया है? वही जब वे लोग न्यूबरी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उनको कुछ खास पता नहीं चला और अब तक चाय पीने का समय हो चुका था। तो अभी तक सारे के सारे जेल में यह बात फैल चुकी थी कि इवांस ने मैकलेरी का वेश धारण किया था, लेकिन वह भीतर ही रहा था, वह बाहर नहीं गया था। यहाँ दूसरी ओर इवान बहुत जगह घूमने के बाद, चिपिंग नॉर्टन घूमने के बाद वह कहाँ पहुँच चुका था? गोल्डन लायन होटल। उसके पास एक न्यू हेड थी जिसने उसके बाल को थोड़ा कवर कर लिया था। वही दूसरी ओर उसका चिन में बहुत इरिटेशन हो रहा था, क्योंकि उसने एक फेक बियर्ड लगाया था और उसे चिपकाया भी था। उसने रिसेप्शनिस्ट को जानकारी दी कि उसे रूम में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसकी तरफ इस्तेमाल किया और रूम में चला गया। लेकिन वह इस बात को देख करके हैरान था कि गवर्नर ऑलरेडी वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। अब यहाँ पे गवर्नर इवान को बोलता है कि तुम्हें भागने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो यहाँ पे इवान पूरी तरह से बहुत चक्का हो गया कि प्लान तो प्रूफफुल था, तो उससे गलती क्या हुई। तब उसे समझ में आता है कि करेक्शन स्लिप्स के कारण उससे गलती होगी। अब धीरे धीरे इवान रिलैक्स करता है और अपने प्लान के बारे में बताता है कि वह किसी भी होटल में जा सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले कॉल करना और उन्हें
प्रिजन ऑफिसर्स बहुत ही ज़्यादा आराम से मिल सकते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि करेक्शन स्लिप जो उसने वहाँ पे छोड़ दिया था, उस करेक्शन स्लिप में जिस होटल में अभी इवान आया है उस होटल का नाम और एग्ज़ाम का एग्जैक्ट टाइम मेंशन था। वही दूसरी ओर इवान पूछता है गवर्नर से कि उसे कैसे पता चला कि वह गोल्डन लायन होटल है, कोई और होटल भी तो हो सकता था। तो अब यहाँ पे बोलता है कि उसमें लिखा हुआ था इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271 और 6 फिगर रेफरेंस था 313271, जो कि चिपिंग नॉर्टन के बीचों बीच का एरिया के बारे में बताता है। अब इसके बाद गवर्नर उससे पूछता है कि तुम्हें जर्मन लैंग्वेज के बारे में कहाँ से पता चला, और सारा का सारा खून उसने अपने सिर पे कैसे लगाया, जिसने इवान ने बताया कि उसने रबर रिंग का इस्तेमाल किया था और उस खून को बनाने के लिए उसने सुअर के खून का इस्तेमाल किया और 3.8% ट्राइसोडियम साइट्राइट को इस्तेमाल किया ताकि वह खून रुक जाए। वही इस बात से गवर्नर बहुत ही ज़्यादा शॉक भी हो गया था और वह इवान की प्रशंसा भी कर रहा था। वह सीढ़ी से होते हुए उतरा। वही दूसरी ओर इवान बोलता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हालांकि वहाँ उससे मिलने के लिए ना कोई आदमी आया था ना कोई लेटर आया था। उसके साथ हमेशा उसके जर्मन टीचर रहते थे। वही दूसरी ओर गवर्नर ने बताया कि मैंने इस फिगर को इसलिए क्रैक किया क्योंकि मैं एक टेक्निकल कॉलेज से था, तो मेरे लिए ये फिगर को क्रैक करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। वही दूसरी ओर इवान को इन सारी की सारी चीज़ों करने में बड़ा मज़ा आया था। वही दूसरी ओर रिसेप्शनिस्ट ने गवर्नर को बोला था कि वैन बाहर खड़ी है और एक प्रिजन ऑफिसर आता है जो कि इवान को हथकड़ी पहनाता है और दोनों उस प्रिजन वैन के बैक सीट पे बैठते हैं और इवान कहता है कि ओ लेवल का इटालियन क्लासेस अगले सितंबर से शुरू होने वाला है, जिस पे गवर्नर बोलता है कि शायद वह उनके साथ नहीं रह पाएगा। और जब वह प्रिजन वैन चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ जाता है तो वही साइलेंट पुलिस ऑफिसर उसकी हथकड़ी को खोलता है और ड्राइवर को बोलता है जल्दी गाड़ी चलाओ। तो यहाँ पे जो साइलेंट पुलिस ऑफिसर था और जो ड्राइवर था वही दो दोस्त थे जो इवान को ले जाने के लिए आए थे, और इवान लास्ट में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है कि उसने वापस अपने आप को आज़ाद कर लिया। तो कहानी में क्या बताया गया कि इवान नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि एक ओ लेवल एग्ज़ाम देता है और उस ओ लेवल एग्ज़ाम देने का उसका मेन इंटेंशन था कि वह जेल से बाहर निकले। वह जेल से बाहर भी निकल जाता है। किसके रूप में? मतलब सब लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे मैकलेरी के भेष में इवान भाग गया है, लेकिन उसने क्या किया था? वह इवान का ही ड्रेस, इवान ने क्या किया था? तो इवान ने मैकलेरी का ड्रेस में कुछ अपने मैकलेरी का ड्रेस को पहन लिया था और कुर्सी बैठ करके ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वह मैकलेरी है और उसने फेक बियर्ड भी लगा दिया था। लेकिन जब वह एम्बुलेंस से जाने लगा, क्योंकि दोनों लोग उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, लेकिन जब वह एम्बुलेंस में जाने लगा तो रास्ते में वहाँ से भाग जाता है और एक होटल पहुँचता है जहाँ पे उसे गवर्नर पकड़ लेता है। अब गवर्नर पकड़ लेता है तो वापस उसको पकड़ कर जेल में ले जा रहा होता है, लेकिन
वहाँ पे एक प्रिजन बना जाता है जिसमें इवान के दोस्त होते हैं और वह फिर वहाँ से भाग जाता है।